तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पीयूष गोयल, अनिल बलूनी नजर आ रहे हैं और तमाम नेता यहां पदाधिकारी इंतजार कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का, जो यहां पर औपचारिक तौर से अब से थोड़ी देर में पद संभालने जा रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, पटना से दिल्ली पहुंचे हैं और यहीं पर उनका इंतजार किया जा रहा है और थोड़ी ही देर में वो औपचारिक तौर पर यहां अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। और देखिए, गाड़ियों का काफिला अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ नजर आ रहे हैं नितिन नबीन। उनकी गाड़ी पर पुष्प वर्षा करते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर जोश में हैं, उत्साह में नारेबाजी कर रहे हैं, उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और ये अनिल बलूनी को आप देख रहे हैं अगुवाई यहाँ पर करते हुए। देखिए, नितिन नबीन को पीयूष गोयल ने यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता थमाया, नौतावड़े भी वहाँ पर उनके साथ हैं और ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत करते हुए आप पदाधिकारियों को, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर देख पा रहे हैं। कल ही उनके नाम की घोषणा हुई और आज यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर पहुँचे हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने के लिए। तो उम्र 45 साल, अनुभव जो राजनीति में रहा है, संगठन का रहा है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा देने का काम करेगा। और यही कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके समर्थन में कल एक पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आप यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर उत्साह यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं के बीच में लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल रहा था और पार्टी अपना अध्यक्ष किसे चुनेगी इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन कल जैसे ही नितिन नबीन के नाम का ऐलान हुआ, उस नाम ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि अब तक जो भी नाम सामने आ रहे थे उनमें नितिन नबीन का नाम कहीं भी नहीं था। और ऐसे में पटना से नितिन नबीन को दिल्ली लाया गया पार्टी की कमान उनके हाथों में सौंपने के लिए। और ये कार्यकर्ताओं के जोश, उत्साह के बीच में यहाँ देखिए आगे बढ़ने में किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं नितिन नबीन, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सुरक्षा कर्मी कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस समय जोश में है, उत्साह में है, अपने कार्यकारी अध्यक्ष को वो फूलों का गुलदस्ता भेंट करना चाहता है, बधाई देना चाहता है। ऐसे में यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और दूसरे नेताओं को भी। और यहाँ आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को देख रहे हैं, तो सभी को इस नाम ने चौंका कर रख दिया जैसे ही नितिन नबीन के नाम का ऐलान हुआ, क्योंकि इससे पहले तमाम जो अलग अलग नाम चल रहे थे रेस में, वो कई सीनियर नेताओं के नाम चल रहे थे। लेकिन ऐसे में अपने इस नेता पर भरोसा दिखाया पार्टी ने। पवन गौड़ हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, 45 साल की बीजेपी और 45 साल के ये नए बॉस, देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से बीजेपी का एक फैसला आया और कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से एक नाम सामने आया नितिन नबीन का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला। देखिए, आपकी आवाज आ रही है? जिस तरह से बीजेपी का एक फैसला आया कल, इतना बड़ा फैसला था और सबको चौंका दिया जिस फैसले ने। नितिन नबीन को बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उस फैसले को दिखाया गया। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नितिन नबीन जो है अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और खुद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, वो यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए। उन्होंने यहाँ गेट पर उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में अब सब तमाम जो बड़े नेता हैं नितिन नबीन को अंदर लेके गए हैं और वहां से जो है नितिन नबीन को पदभार ग्रहण कराया जाएगा। यहाँ वो अपना पदभार संभालेंगे और उसके बाद में अंदर जो कार्यक्रम होगा वो होगा तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात का। अंदर एक बड़े हॉल में तैयारी की गई है जहां वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन अपने आप में बीजेपी का एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला नितिन नबीन के नाम को लेकर आया सामने। कल जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से घोषणा हुई कि नितिन नबीन बीजेपी के अगले कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, तो ऐसे में यहाँ एक तरफ बीजेपी को 45 साल हो गए और वहीं 45 साल के युवा को पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है, तो बहुत बड़ा चैलेंज नितिन नबीन के आगे भी होगा
क्योंकि आगामी कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, उसके साथ साथ अगर बात करें तो केरल में चुनाव है, असम में चुनाव है, उसके अलावा अगर बात करें अगली साल 2027 में तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो तमाम राज्यों में आगे चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में नितिन नवीन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कायस्थ समाज से आते हैं, हालांकि उनके समाज का वोट परसेंट के हिसाब से अगर देखें तो बहुत बड़ा जो है वो रोल नहीं है, लेकिन ऐसे में नितिन नवीन के ऊपर अपने आप, क्योंकि युवा नेतृत्व हमेशा प्रधानमंत्री हो या संघ हो, हमेशा से ये चाहता था कि अब पार्टी को युवा नेतृत्व मिले, पार्टी में और राजनीति में युवाएं आगे आए, तो इसलिए एक बड़ा जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है। बिल्कुल, तो यहाँ पार्टी ने साफ कर दिया है पवन की पार्टी आज के बारे में नहीं बल्कि नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप के बारे में भी सोच रही है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में जेन एक्स की बात हो रही है, जेन जी की बात हो रही है, तो उसी के लिए पार्टी ने भी अपने आप को तैयार किया, क्योंकि देश में 65% युवाएं हैं और ऐसे में अगर युवाओं से कनेक्ट करना है तो युवा सोच, युवा नेतृत्व की पार्टी को जरूरत है। तो ऐसे में पार्टी ने ये फैसला किया। पार्टी तमाम जो इतना समय लगा वो संभवतः इसी कारण लगा क्योंकि पार्टी चाहती थी कोई युवा चेहरा सामने निकल के आए और एक ऐसा चेहरा हो जिस पर संगठन का भी अनुभव हो और सरकार का भी अनुभव हो। अगर नितिन नवीन की बात करें तो युवा मोर्चा में कई सारे पदों पर रहे, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में चुनाव के सह प्रभारी बने, उसके बाद में छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने, तो ये तमाम जिम्मेदारियां नितिन नवीन के पास हैं। 2 बार के मंत्री हैं बिहार सरकार में। तो ऐसे में सरकार की बात करें या संगठन की बात करें, दोनों तरह से नितिन नवीन के पास अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है। दूसरी बात अगर कहें तो कायस्थ समाज से आते हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव अगर बात करें तो बिहार में हालांकि कम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी प्रेजेंस है, उत्तर प्रदेश में भी प्रेजेंस है। तो कायस्थ समाज की प्रेजेंस तीनों ही राज्यों में है। उसके साथ साथ मिलनसार व्यक्तित्व के हैं। तमाम बात करें तो अच्छी खासी पकड़ और अच्छे संबंध केंद्रीय नेतृत्व के साथ रखते हैं। तो ऐसे में सभी क्वालिटी जो है वो नितिन नवीन के अंदर है और यही कारण है कि पार्टी ने उनको अपना नेतृत्व जो है वो सौंपा है। बिल्कुल, और यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह जो जोश बना हुआ है वो दिखा रहा है कि कितना इंतजार यहाँ पर था और जिस तरह से एक युवा नेता को कमान पार्टी की सौंपी गई है, उससे जो दूसरे कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है पार्टी के, उनमें भी अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद जगी रहती है, बनी रहती है कि ये पार्टी यहाँ किस कार्यकर्ता को क्या कमान सौंप दे वो कोई नहीं जानता। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये फैसला सामने आया उसके बाद में कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह सामने था। उनको ये था कि जब एक नितिन नवीन को 45 साल के अगर युवा को अगर पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है तो किसी भी युवा को अगर वो पार्टी में लगातार काम करता है, मेहनत से काम करता है, तो किसी को भी कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इसको लेकर पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता जो है उनमें खासा उत्साह यहाँ लगातार देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ पूरे देश भर में पार्टी के जो नेता हैं उनके पास भी एक बड़ा संदेश गया है कि आप लगातार पार्टी के लिए डेडिकेट होकर के काम करिए, पार्टी जो जिम्मेदारी आपको देती है उसके हिसाब से काम करिए और आपको पार्टी आपका हर काम पर निगाह रख रही है। पार्टी नेतृत्व जो है आपके हर काम को देख रहा है। जहां पार्टी को आपकी जरूरत होगी वहां पार्टी आपको दायित्व और जिम्मेदारी सौंपेगी। तो ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और पार्टी बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला। पवन, तस्वीरें भी दिखाते रहिए हमारे दर्शकों के लिए कि वहां पर अभी किस तरह का उत्साह और जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं के बीच। सुबह से ही इंतजार था अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के यहाँ पहुंचने का, अब वो पहुंच चुके हैं। देखिए, लगातार कार्यकर्ता जो है वो सुबह से ही इंतजार कर रहे थे यहाँ पार्टी दफ्तर में कि वो जो नितिन नवीन, लेकिन कोहरे के चलते उनकी फ्लाइट लेट हुई और उसके चलते जो है सारा कार्यक्रम डिले हो गया। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे तमाम कार्यकर्ता जो है वो उन्होंने यहाँ सबसे पहले वो गेट पर ही उतर गए और गेट से उतरने के बाद में लगातार कार्यकर्ताओं से का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ तक पहुंचे। और खुद आपको बता दूं, खुद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। ये अपने आप में एक बड़ा मौका है। कुछ युवा नेता हमारे साथ में, जयराम विप्लव, आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, लगातार पहले से बात रखते हैं, किस तरह से देखते हैं? बिहार से आते हैं, आप भी बिहार से आते हैं इस फैसले को। देखिए, बिहार के लिए गौरव की बात है और देश भर के युवा इस पर बहुत प्रसन्न है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने तमाम राजनीतिक दलों में सबसे युवा अध्यक्ष दिया है और युवाओं में एकदम खुशी का माहौल है। देश भर में हर तरह का लोग इस निर्णय से संदेश ले रहे हैं और निश्चित रूप से यह निर्णय दूरगामी परिणाम देने वाला होगा।
जिस तरह से युवा नेतृत्व के 45 साल के सिर्फ नितिन नवीन हैं, तो ऐसे में पूरे देश भर के जो पार्टी के युवा हैं, क्या उनको अब लगने लगा है कि अब हमारा नंबर भी कहीं आ सकता है? देखिए, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, आदरणीय मोदी जी ने एक बार कहा था कि हम देश भर के युवाओं को मौका देंगे, उनका नेतृत्व उभारेंगे। तो वो काम मोदी जी ने शुरू कर दिया है और देश भर के कार्यकर्ताओं को और युवाओं को ये भरोसा है कि पार्टी विद द डिफरेंस कही जाने वाली भाजपा एकमात्र पार्टी है जो मौका देती है अपने कार्यकर्ताओं को। जिस तरह से लगातार जो है युवाओं में खासा उत्साह है, तमाम जो नेता कार्यकर्ता सब युवा उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ पिछले ही हफ्ते जब पार्लियामेंट में संसदीय दल की जब बैठक हुई थी एनडीए की, तो उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब पूर्वोत्तर के विकास का समय है और बिहार जो है वो पूरब से आता है, पूर्वी राज्यों में शुमार होता है और ऐसे में पार्टी ने उसकी शुरुआत पार्टी को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष देकर कर दी है। चूंकि पूर्वोत्तर जो है बहुत, अब पूर्वोदय जो पूरा है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनकी बात करें, असम की बात करें, बीजेपी और प्रधानमंत्री हमेशा उसका जिक्र करते रहे हैं कि इनका विकास करना है, इन सभी राज्यों का विकास करना। और ऐसे में पार्टी ने नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी सौंपकर बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अब पार्टी जो है लगातार अब पूरब से काम करेगी, पूर्वी भारत से उसका नेतृत्व दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है और साथ ही जो आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी एक बड़ी रेखा यहाँ पर खींच दी गई है पार्टी की ओर से। और तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचे, अंदर दाखिल होते नितिन नवीन और यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। अमित शाह वहाँ पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा वहाँ पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं के बीच इस उत्साह और जोश यहाँ पर देखते ही बन रहा है। माल्यार्पण करते हुए भी आप देख पा रहे हैं नितिन नवीन को। थोड़ी देर में औपचारिक रूप से वो अब अपना पदभार संभालने जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, वहाँ का क्या मोमेंटो बना हुआ है, किस तरह का माहौल बना हुआ है, वो ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बाहर कार्यकर्ताओं की लंबी कतार, सुबह से ही हो रहा था नितिन नवीन के पहुंचने का इंतजार और अब नितिन नवीन अंदर परिसर में दाखिल हो चुके हैं। पदभार अब से थोड़ी देर में वो संभालने जा रहे हैं। और पवन गौड़ हमारे सहयोगी बीजेपी हेडक्वार्टर से लगातार हमारे साथ जुड़े, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी यहाँ पर एक प्लानिंग के तहत नितिन नवीन को चुना गया, लेकिन यहाँ फिलहाल तस्वीरों को देखना समझना बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि ये तस्वीरें बता रही कि कार्यकर्ताओं का जोश किस कदर हाई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जैसे ही बीजेपी मुख्यालय में वो जैसे ही नितिन नवीन एंटर हुए तो एंटर करने के तुरंत बाद में ही यहाँ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, गिरिराज सिंह की बात करें, सबने यहाँ रिसीव किया। यानी कि प्रोटोकॉल जो पार्टी का है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ऐसे में और सब कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी ऑफिस आ रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनको यहाँ गेट पर रिसीव करने आए। उसके बाद में अंदर जैसे ही दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद में जो यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा बनी हुई है, क्योंकि फाउंडर मेंबर हैं जनसंघ के, तो ऐसे में उनकी प्रतिमाओं पर आके यहाँ माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के अब से बाद में खुद यहाँ थोड़ी देर में यहाँ अंदर पहुंचेंगे नितिन नवीन और नितिन नवीन पहुंचने के बाद में जेपी नड्डा उनको कार्यभार ग्रहण कराएंगे और उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उन्हें फूलों का गुलदस्ता थमाते हुए यहाँ पर। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह ने पहले उन्हें फूलों को गुलदस्ता भेंट किया, उसके बाद जेपी नड्डा ने, और उनका देखिए अभिनंदन स्वागत यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ता नेता एक के बाद एक। पवन, बताएं जरा तस्वीरें भी। देखिए, अब मंच पर स्वागत लगातार किया जा रहा है तमाम कार्यकर्ता, क्योंकि उनको यहाँ स्वागत तमाम बड़े नेता पार्टी के जो हैं, क्या केंद्रीय गृह मंत्री हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, तमाम जो नेताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। उसके बाद में तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। नितिन नवीन के लिए एक यहाँ हॉल में जो है वो व्यवस्था की गई है। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित होकर यहाँ बीजेपी मुख्यालय आए हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनका स्वागत समारोह है। नितिन नवीन का स्वागत किया जाना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश जो है, पहली बार बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और तो क्या मान लिया जाए कि उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है औपचारिक रूप से? देखिए, जाहिर तौर पर ये पहले कार्यक्रम जो था वो यही है कि जिस तरह से पहले पहुंचेंगे और उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद में नितिन नवीन कार्यभार संभालेंगे, तो कुर्सी पर बैठने के साथ में उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का
कार्यभार नितिन नवीन ने संभाल लिया है और अब से थोड़ी देर के बाद में वो तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि पूर्वोदय का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने पिछले ही जो हफ्ते मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें ये साफ कहा था कि अब पूर्वोदय का समय है, यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत से जो राज्य आते हैं, पूर्वी भारत से जो राज्य आते हैं, उनके विकास पर लगातार पार्टी का और प्रधानमंत्री का और सरकार का फोकस है। तो ऐसे में सबसे पहले अभी नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद में तमाम आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पूर्वी पूर्वोत्तर जो के राज्य हैं उनके दौरे करने वाले प्रधानमंत्री हैं। लगातार प्रधानमंत्री जो हैं पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे करते रहते हैं और आपने देखा होगा कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उससे पहले बहुत कम एयरपोर्ट्स की संख्या थी, कनेक्टिविटी बहुत कम थी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की। उसके बाद में लगातार कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया। तो ऐसे में चूंकि आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है और ये पूर्वी भारत के ही राज्य हैं, तो ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। तो अपने आप में बीजेपी की एक रणनीति है। एक तरफ पूरे देश भर के 65% युवा हैं, तो उनको फोकस करना है, एक बड़ा संदेश देना है कि बीजेपी जो है उसका नेतृत्व युवा है और बीजेपी अब युवा सोच रखते हुए युवाओं के लिए काम करने वाली है। क्योंकि आपने देखा तमाम राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन लीड जो है वो राहुल गांधी करते हैं और लगातार कहीं ना कहीं युवाओं से अपील करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का भी यही संदेश है कि हमारा नेतृत्व जो है, उनको सभी ने फूलों का गुलदस्ता थमाया और उनका स्वागत किया। अब वो आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के अलावा कोई संबोधन का कार्यक्रम भी है? देखिए, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक सिर्फ उनको पहले अपना कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया है और उसके बाद में जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पार्टी ऑफिस में नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं उनके साथ वो उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और वहां से उनसे मुलाकात करते हुए बाहर निकलते जाएंगे। तो अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक उनका संबोधन का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन वो जो है तमाम जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ दिल्ली के अलग अलग कोने से आए हुए हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनका वो स्वागत करेंगे यहाँ पहुंचकर। तो मैं आपको बता रहा था जिस तरह से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जो है वो अपने अंदर जो जनरेशनल शिफ्ट जिसे कहें, आपने देखा कि पहले पार्टी की अगर बात करें जब बीजेपी बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी जो पहली पंक्ति के नेता हुआ करते थे। उसके बाद में जब है फिर सेकंड लाइन के नेताओं की अगर कतार देखें तो राजनाथ सिंह, उसके बाद में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये तमाम बड़े नेता हुआ करते थे। उसके बाद में सीधा जनरेशन शिफ्ट करते हुए अब नितिन नवीन जो तीसरी पंक्ति के जो नेता माने जाते थे अब उनको पार्टी आगे लेके आई और सीधा एक बड़ी जिम्मेदारी जो है नितिन नवीन को दे दी है। सिर्फ 45 साल के हैं, 5 बार के विधायक जरूर हैं, लेकिन सिर्फ 45 साल के हैं और अच्छा खासा अनुभव पिछले 20 साल से जो है लगातार विधायक हैं। तो ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नितिन नवीन के हाथों में है, क्योंकि उनको अच्छा खासा अनुभव है। सरकार का भी 2 बार से मंत्री थे, पिछली बार भी 2020 में उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया और 2025 में भी जो है उनको, क्योंकि 20 नवंबर को ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है बिहार सरकार का, तो ऐसे में उनको जिम्मेदारी दोगी, फिर से उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। तो ऐसे में उनको सरकार और संगठन दोनों का अच्छा खासा अनुभव है और जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का वो उनसे खासा प्रभावित दिखा। जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में उन्होंने रोल निभाया, तमाम जो नेता हैं पार्टी के ही सही, वो जो नेता हैं छत्तीसगढ़ में जब उस समय चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो पार्टी के नेता भी ये कह रहे थे कि हो सकता है भूपेश बघेल की सरकार ही रिपीट कर जाए। लेकिन नितिन नवीन उन चंद नेताओं में से एक थे जो केंद्रीय नेतृत्व को लगातार ये फीडबैक दे रहे थे कि बीजेपी जो है वहाँ वापस आ सकती है और लगातार बीजेपी का ग्राफ जो है वो प्रदेश में बढ़ रहा है। और जब छत्तीसगढ़ चुनाव का रिजल्ट आया तो परिणाम भी ऐसा ही हुआ कि बीजेपी ने बहुत अच्छे बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। तो ऐसे में अपने आप में जो संगठन का उनका अनुभव था उससे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो खासा प्रभावित हुआ। युवाओं को नेतृत्व देना पार्टी और संघ दोनों चाहते थे। उनके अनुभव को लगातार उनके युवा जोश को देखते हुए पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है उन्हें। लेकिन क्या वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं इस दौरान?
देखिए, जिस तरह से बीजेपी की परिपाटी रही है, पहले बीजेपी अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, उनको 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और तकरीबन 6 महीने तक वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद में जनवरी 2020 में वो फुल टाइम प्रेसिडेंट बन गए थे, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। और जिस तरह से तमाम जो नेताओं से हमारी बात हो रही है, पार्टी के टॉप नेताओं से, उन सबका कहना यही है कि नितिन नवीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष संभवतः होंगे। तो ऐसे में अब तक की जो जानकारी है उससे यही नजर आ रहा है कि नितिन नवीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन उनके लिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनके लिए बहुत राह आसान तो नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले उनको बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। ममता बनर्जी को वहाँ से सत्ता से हटाना और बीजेपी को सत्ता पर वहाँ काबिज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद में उनके पास एक और चैलेंज आएगा असम का, वहाँ सरकार रिपीट करना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तमिलनाडु में सत्ता में बैठना, हालांकि वहाँ AIADMK के साथ बीजेपी ने अपना गठबंधन किया है, लेकिन वहाँ भी DMK को आपने देखा लोकसभा चुनाव में प्रचंड सीटें मिली थी लोकसभा की। तो ऐसे में वहाँ जो है सरकार बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर केरल का चुनाव है, तो केरल में अभी आपने देखा कि कॉरपोरेशन के चुनाव में वहाँ तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन राज्य में सरकार कैसे बनेगी उसको लेकर बहुत बड़ी चुनौती नितिन नवीन के साथ सामने है। उसके अलावा अगर बात करें अगली साल यानी 2027 की शुरुआत में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। आपने देखा उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष भी जो है अभी कल ही उन्होंने अपना जो है जिम्मेदारी संभाली है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी और उत्तराखंड के अंदर भी सत्ता में वापसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और 2027 में भी पंजाब के चुनाव होंगे, गुजरात के चुनाव होंगे। तो ऐसे में कई सारे राज्यों में सत्ता में वापसी और कई सारे राज्यों में वहाँ जो है सरकार बनाने की चुनौती जो है नितिन नवीन के सामने होगी। और अपने आप में जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा 2029 के लोकसभा चुनाव तक वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाला है। तो उनके सामने फिर एक सबसे बड़ी चुनौती होगी 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को फिर से यानी चौथी बार सत्ता में वापस लाने की। चुनौतियां कई ज्यादा है पवन, लेकिन जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या चुनौतियां सामने आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, यानी कि आत्मविश्वास से लबरेज है। क्या इसी आत्मविश्वास पर ही मोहर लगाते हुए बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से उनके अगर आत्मविश्वास की बात करें, नितिन नवीन की अगर बात करें, तो हमेशा आपने देखा होगा कभी उनके नाम से कोई विवाद सामने नहीं आया होगा। लगातार वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। जो संगठन जो जिम्मेदारी दे देता है, जो पार्टी जो जिम्मेदारी दे देती है, सरकार में जो जिम्मेदारी मिली, उन्होंने लगातार वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया और उसी के चलते केंद्रीय नेतृत्व का जो भरोसा उनके ऊपर आया, यही उनको आत्मविश्वास देता है कि इतना बड़ा पद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद उनको नितिन नवीन को दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो ऐसे में उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और लगातार उनका जब बयान में लगातार हम देख रहे थे, सुन रहे हैं, तो उनका कहना यही है कि नए नेतृत्व का सृजन करना है। यानी कि उनको तो युवा एक वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, लेकिन आगामी दिनों में उनको अपनी टीम भी बनानी है। तो ऐसे में जो नई जो राष्ट्रीय टीम बनेगी उसमें किस तरह की टीम होगी, युवाओं को तरजीह मिलेगी, प्लस में उसके साथ साथ अगर बात करें तो पुराने जो चेहरे, अनुभवी चेहरे हैं, उनका एक मिक्स आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। तो नई टीम बनाने के लिए जो है वो भी आपको एक नई टीम तैयार करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर बात करें तो पूरे देश भर के अंदर लगभग सभी राज्यों में संगठनिक चुनाव हो चुके हैं, कुछ ही राज्यों में बचे हैं, 6-7 राज्यों में बचे हैं। तो उन राज्यों की टीम की भी घोषणा होनी है और उन राज्यों का संगठन बखूबी चले और सही से सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बनकर आगे जनता के बीच में जो जनता के हित के काम हैं वो लगातार होते रहे। तकरीबन 20 राज्यों में NDA की सरकारें हैं। तो ऐसे में उन राज्यों में जो है सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल होकर कामकाज चलता रहे। और उसके अलावा जिन राज्यों में NDA और बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ जो है सरकार कैसे वापस आए, उसके लिए लगातार रणनीति बनाकर काम करना और उसको रणनीति को इम्प्लीमेंट करना, ये अपने आप में तमाम जो चीजें हैं एक बड़ी चुनौती जो है नितिन नवीन के सामने है। तो ऐसे में हम लगातार पवन गौल अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं
यहाँ पर तांता लगा हुआ है बधाई देने वालों का। अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को हर कोई मिलकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहा है, अभिनंदन करता हुआ नजर आ रहा है। एक लंबी कतार यहाँ पर नजर आ रही है उन तमाम नेताओं पदाधिकारियों की जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर नितिन नवीन को यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। खास तैयारियां यहाँ पर आज बीजेपी हेडक्वार्टर में इस मौके पर की गई थी। थोड़ा देरी हुई आने में मौसम की वजह से, लेकिन अब नितिन नवीन अपने बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर है, जहां पर हर कोई उनके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता है, उन्हें मिलकर व्यक्तिगत रूप से हाथ मिलाकर बधाई देना चाहता है और यहां पर फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए आप कार्यकर्ताओं और नेताओं को देख पा रहे हैं। लंबी कतार यहां पर लगी हुई। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक रूप से पदभार संभाला नितिन नवीन ने। अमित शाह उस मौके पर वहीं मौजूद थे और जेपी नड्डा भी थे जो यहाँ कुर्सी में बैठे और उनका स्वागत सत्कार किया गया। फूलों का गुलदस्ता उन्हें दिया गया। और चुनौतियों की बात की जाए तो ये सवाल पूछे जाने पर नितिन नवीन ने जवाब दिया कि बीजेपी के आगे कोई चुनौती नहीं है और यही आत्मविश्वास अब आगे कार्यकर्ताओं को भी नई दशा दिखाएगा। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए 5 बार विधायक चुने गए बिहार से शशांक हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक, पटना से दिल्ली पहुंचे नितिन नवीन, कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह, खासतौर पर जब बिहार की पृष्ठभूमि से कार्यकर्ता नेता आते हैं वो तो गजब के उत्साह में हैं। क्या है वहां माहौल? देखिए, ये नियुक्ति का जो फैसला है वो सिर्फ नियुक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सियासी जो रणनीति है, सामाजिक संतुलन है और जो चुनावी गणित है उसका मिला जुला नुस्खा है। बीजेपी में अब जनरेशन नेक्स्ट का काल जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर जो बिहार में कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं। बीजेपी ने साफ मैसेज दे दिया है कि कोई भी मेहनती कार्यकर्ता पार्टी में किसी भी पोजीशन तक जो है वो जा सकता है। नितिन नवीन जो हैं लो प्रोफाइल नेता हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, संगठन में काम करने का जो है उनको अनुभव है। 2005 में बिहार में नीतीश बीजेपी की जो है वो सरकार आई तो कुछ महीनों के बाद ही उनके पिता नवीन सिन्हा का निधन हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, संघ के बेहद करीबी माने जाते थे। तो कुछ ही महीनों के बाद उपचुनाव हुआ 2006 में। तो तब से वो अब तक 5 बार जो है वो विधानसभा का चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। बिहार सरकार में मंत्री अभी भी हैं, 2 बड़े विभाग जो हैं वो उनके पास हैं। खासियत ये है कि सभी को साथ लेकर चलते हैं। और देखिए, हम तो उनके आवास पर हर 2 से 3 दिन पर जाते रहते हैं। पटना में जो सरकारी आवास है, पूरे पटना के कार्यकर्ता उनके पास आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक कार्यकर्ताओं को वो बाय नेम जो है वो पहचानते हैं। तो एक बड़ी खूबी जो है वो इनमें है। और देखिए, कायस्थ समाज से आते हैं। कहा जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी का जो अगला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आगे चल के हो सकते हैं, तो वो ईबीसी या पिछड़ा समाज से हो सकता है या दलित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सवर्ण को जो है वो बनाया गया है, ये कायस्थ समाज से आते हैं। और देखिए, आगे अभी बंगाल में चुनाव होना है, उसके बाद असम में भी चुनाव होना है। तो बंगाल में करीब 27 से 28 लाख जो है कायस्थ समाज की आबादी है। तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है इस फैसले के जरिए साधने की कोशिश है। यूपी में भी अच्छी खासी संख्या में कायस्थ समाज के लोग हैं। तो नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बतौर प्रभारी जो है वो काम कर चुके हैं। तो रणनीति बनाने में जो है वो माहिर माने जाते हैं। अभी सिर्फ 45 साल के हैं, लेकिन करीब 20 से 21 साल का उनका अपना अनुभव है। तो अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं बिहार से। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और प्रबल संभावना है कि वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो अब पार्टी को कितना फायदा होता है ये देखना होगा। युवा हैं, युवाओं में भी एक मैसेज गया है। तो अब कई अहम चुनाव हैं, जैसे आप देखिए बंगाल है, तमिलनाडु, असम है, यूपी है। तो पार्टी का परफॉर्मेंस अब वहाँ पर कैसा रहता है ये देखना होगा। बिल्कुल। और पवन गौड़ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखाई रहे हैं कि किस तरह से वहां पर उनके स्वागत के लिए उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि जिस तरह से नितिन नवीन के नाम पर मोहर पार्टी ने लगाई, यहाँ पर यह भी साफ संकेत दिया गया है कि सिर्फ चुनावी चेहरे पर ही अब पार्टी दाव नहीं लगाएगी, बल्कि संगठन की मजबूती पर भी यहाँ पर पार्टी अग्रसर होकर सोच रही है।
देखिए, जिस तरह से जो फैसला आया नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ और घोषणा इसकी की गई, तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष है वो सिर्फ किसी राज्य का नहीं है, किसी राज्य के चुनाव से जोड़कर देखना बड़ा एक छोटा एक तरीका होता है। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि ये पूरे देश भर में इसका मैसेज क्या है, क्योंकि हालांकि आगामी दिनों में जैसे शशांक बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सिर्फ एक कुछ राज्यों तक सीमित नहीं होगा। एक बड़ा संदेश ये था कि पार्टी में पूरा एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है, या आज का अगर करंट भाषा में कहें तो जेन जी को जो है वो पार्टी ने अब यहाँ जो है केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो ऐसे में नितिन नवीन को प्रोजेक्ट करके यहाँ जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। पूरे देश भर के अंदर 65% युवा आबादी है हिंदुस्तान की, तो ऐसे में हिंदुस्तान की युवा आबादी को बड़ा संदेश दिया है कि युवा आइए, राजनीति से जुड़िए, देश के हित में काम करिए। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर सबसे टॉप की पोस्ट तक जो है वो युवाओं को पद दे रही है, युवाओं को स्थान दे रही है, युवाओं को तरजीह दे रही है। और लगातार युवा सोच किस तरह से देश में विकास के लिए आगे बढ़े उसको बीजेपी लगातार तरजीह दे रही है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो पूरे देश भर की युवाओं को लिए बीजेपी ने इस फैसले के जरिए दिया है। तो ये अपने आप में सिर्फ किसी 1 या 2 राज्य या 3 राज्य तक सिमटा हुआ फैसला नहीं है, ये पूरे देश भर के 65% युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया गया है कि युवा जो है युवाओं के लिए काम करने वाला, युवाओं के लिए बात करने वाला, युवाओं की बातों को आगे बढ़ाने वाला और युवा नेतृत्व देने वाली जो पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा बीजेपी संदेश देना चाहती है। प्रधानमंत्री लगातार युवाओं को राजनीति में आगे लाने की बात करते हैं, खुद लगातार आपने देखा होगा तमाम युवा चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी, या आप राज्यों को देखें, बिहार में भी अगर देखें हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा जो है पिछले 20-25 दिन पहले बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें युवाओं को भी तरजीह दी गई। तो ऐसे में बीजेपी का मानना यही है कि युवाओं को धीरे धीरे राजनीति में आगे लाना होगा और चूंकि युवाओं के हाथों में देश का भविष्य है तो ऐसे में युवाओं को राजनीति में आगे लाकर उनको तरजीह देकर युवा सोच के सामने, क्योंकि आज का युवा जो है देश भर का युवा क्या सोच रहा है उस सोच के साथ में जैसा जो जिस व्यक्ति की जो युवा सोच होगी वही सोच सकता है कि युवाओं की सोच क्या है। इसीलिए कि युवाओं की सोच के साथ अपनी सोच को मिलाकर पार्टी को आगे बढ़ाने वाला नेतृत्व पार्टी को चाहिए था और इसीलिए पार्टी ने तय किया कि एक नए युवा को 45 साल के युवा को पार्टी की अपनी सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो सौंप दी है। और साथ ही बीजेपी ने पवन इससे ये भी साफ कर दिया है कि जो अभी भी जो पार्टी की राजनीति की रीढ़ है वो संगठन ही है। देखिए, जाहिर तौर पर साफ संदेश दे दिया है कि जो संगठन है वो सर्वोपरि है। आपने प्रधानमंत्री को तमाम भाषणों में, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को या गृह मंत्री अमित शाह को तमाम भाषणों में बोलते हुए सुना होगा कि संगठन ही सर्वोपरि है। अगर संगठन है तो सरकार है। मैं आपको एक वाकया बता दूं कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो ऐसे में तकरीबन 160 के आसपास ऐसी लोकसभाएं थी कि जहां 2019 में पार्टी जीती थी या बहुत कम मतलब हारी थी या बहुत कम मार्जिन से जीती थी, तो इनकी जिम्मेदारी एक एक केंद्रीय मंत्री को 3-3, 4-4 लोकसभाओं की दी गई थी। तो ऐसे में जब 1-1.5 महीने बाद जब खुद बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री ने इसकी समीक्षा की तो कई सारे केंद्रीय मंत्री उन लोकसभाओं का दौरा करने नहीं गए थे। तो ऐसे में जब यहाँ समीक्षा बैठक हुई तो उनसे पूछा गया कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि सरकार के कई सारे कामों में उलझे होने की वजह से उनको समय नहीं मिल पाया। तो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे कहा कि देखिए, संगठन का काम सबसे पहले है। अगर आप सरकार में हैं, पार्टी अगर सरकार में है तो उसका वजह जो है वो संगठन है, तो संगठन को हमेशा आपको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। और यही कारण है कि जिस तरह से ऐसे जब फैसले होते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि पार्टी के लिए संगठन सर्वोपरि है। और उसकी एक वानगी आज भी देखने को मिली कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जब यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो खुद गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल तमाम जो थे वो गेट पर उनको रिसीव करने आए।
क्योंकि भले ही वो उनका जो है उम्र में उनसे छोटे हों नितिन नवीन, लेकिन अब प्रोटोकॉल के हिसाब से वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उनको यहाँ रिसीव करने आए। और आपने तस्वीरों में देखा कि जब अंदर भी गए, पदभार ग्रहण किया, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको पदभार ग्रहण कराया। तो ये सारे बाकी जो है वो समझाते हैं और एक संदेश देते हैं कि संगठन जो है वो सबसे ऊपर है और जो संगठन में जो ऊपर है, फिर चाहे सामने कोई भी ना क्यों ना हो। पवन, क्योंकि आप लंबे समय से बीजेपी को कवर करते आए हैं, आपने कई चीजों को अंदर वहां डेवलप होते हुए देखा है, ये जरा बताएं कि हर बार जो मोदी शाह की जोड़ी किसी भी नाम से सरप्राइज कर देती है, इस बार भी वो सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पर बना रहा, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या रही? क्योंकि रेस में तो कई नाम चल रहे थे, कई सीनियर्स के नाम थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सरप्राइज तो अपने आप में एक छोटा ही शब्द होगा जो कल फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया, क्योंकि सरप्राइज तो ऐसा होता कि जो तमाम नाम चल रहे थे उनमें से अगर कोई एक नाम ऐसा आ जाता, उसको अगर घोषणा होती तो सरप्राइज होता। ये जो हुआ वो तो मतलब एक सरप्राइज शब्द तो छोटा है उसके लिए कहने के लिए, क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि नितिन नवीन सिर्फ 45 साल की उम्र के एक युवा नेता को पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंप देगी। लेकिन अगर इसके पीछे की अगर आप स्टोरी जाने तो लगातार जो है जब से नितिन नवीन जो है अब वो उनके पिताजी जो थे संघ के बड़े करीबी थे और उनकी पिताजी की मृत्यु के बाद में उन्होंने अपने जो है वहीं से चुनाव लड़ना शुरू किया और वहां से पहली बार विधायक भी बने। तो ऐसे में संघ के तमाम नेताओं के संपर्क में भी नितिन नवीन आए और वहां से लगातार जो है धीरे धीरे 2006 में बने, 2010 में बने, 2015 में भी बने। जब बिहार में बीजेपी जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, उसके बाद में जब बीजेपी हार गई थी तो उसके बाद में भी जो है वो वहाँ विधायक जीते। उसके बाद में 2020 में जब फिर से सरकार बनी तो वहाँ मंत्री बने और 2025 में फिर से सरकार बनी तो वहाँ फिर से एक बार उनको मंत्री बनाया गया। तो ऐसे में संगठन और सरकार का उनका ठीक ठाक अनुभव था। उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी उनको छत्तीसगढ़ की दी गई तो उससे खासा प्रभावित, जब वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को जब वो लगातार ग्राउंड की रिपोर्ट समझाते थे, ग्राउंड को लेकर लगातार फीडबैक देते थे, तो खासा प्रभावित नेतृत्व तो उनको लेकर था। तो ऐसे में जब नाम चुनने का समय आया तो संघ और बीजेपी में एक सहमति बनी कि जो नेतृत्व होगा इस बार पार्टी को युवा नेतृत्व दिया जाएगा और संभवतः कोशिश हो कि 50 से नीचे की उम्र का एक नेतृत्व पार्टी सौंपे। तो ऐसे में कुछ जो एक बेसिक जो एक दिशा निर्देश एक तैयार वर्बली तय किए गए कि 50 से नीचे का नेतृत्व होगा तो बड़ा अच्छा एक संदेश जो है देश भर के युवाओं में जाएगा। तो उसके बाद में तमाम नामों को लेकर चर्चा पार्टी के अंदर शुरू होने लगी और आप देख रही हैं तमाम 2024 के चुनाव के बाद से अब जो मई में जिसका परिणाम आया और अब दिसंबर 2025 चल रहा है, तकरीबन 1.5 साल का समय गुजर गया और उसके बाद में पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिला। तो इसीलिए इन जो तमाम जो चीज़ें थी, तमाम जो बातें थी, उसको डिस्कशन और उसके बाद में फैसले को लेने को लेकर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा की गई, इन्हीं सब चीज़ एक बातों पर मंथन किया गया और उसके बाद में तय किया गया कि नितिन नवीन जो है जो पैरामीटर पार्टी ने तय किए उन सब पैरामीटर पर एकदम जो है वो फिट बैठते हैं। और उसके बाद में चर्चा करके संघ और बीजेपी के बीच में चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद में ये तय किया गया कि नितिन नवीन को ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जाए। बिल्कुल, और आपकी इस बात ने साफ कर दिया, विराम लगा दिया उस सवाल पर जो सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या नितिन नवीन बीजेपी की पसंद है या आरएसएस की। पवन, यहाँ पर एक और बड़ा संदेश यहाँ पर हर कार्यकर्ता को भी जाता है कि बीजेपी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कल को किसी बड़े स्थान पर पहुंच सकता है। देखिए, जाहिर तौर पर आप लगातार जो फैसले देखें बीजेपी के अंदर के, तो वो कोई भी कार्यकर्ता को जो है पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अभी नितिन नवीन की हम बात करें, अगर नितिन गडकरी की बात करें तो 2009 में वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन गडकरी हुआ करते थे। जब 2009 का लोकसभा चुनाव पार्टी हार गई और फिर से एक बार सत्ता से बाहर हो गई, तो ऐसे में लगातार ये सोचा जा रहा था कि अब कौन नेतृत्व संभालेगा, क्योंकि दिल्ली में लगातार अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, ये तमाम बड़े नेता पार्टी के अंदर हुआ करते थे। तो ऐसे में ये सोचा जा रहा था आखिर अगला अध्यक्ष कौन होगा, कौन कमान संभालेगा।
तो संघ ने एक बड़ा फैसला लिया और नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के सरकार में मंत्री से उठाकर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। यानी कि एक राज्य के एक छोटे से मंत्री को सीधा इतना बड़ा दायित्व जो है नितिन गडकरी को 2009 में ही संघ ने दे दिया था। तो अपने आप में एक बड़ा फैसला था। उसके अलावा नितिन नवीन के फैसले को आप देख सकते हैं। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल, वो राजस्थान के संगठन में सिर्फ महामंत्री थे, प्रदेश महामंत्री का ओहदा उनके पास था। और उसके बाद में पहली बार विधायक बनते हैं और पहली बार में ही विधायक बनते ही उनको मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाता है। तो ये कई सारे फैसले अपने आप में ऐसे हैं जो पार्टी के एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव का भी एग्जाम्पल सबके सामने है। खुद जब धामी उत्तराखंड के पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए तब का एग्जाम्पल, उड़ीसा के सीएम का एग्जाम्पल। तो मोदी और शाह की जोड़ी सबको चौंका ही देती है हर बार एक नए नाम के साथ जब भी नए नाम का ऐलान होता है। यहाँ पर बात करनी होगी बैलेंस बनाने की भी, पवन, कि किस तरह से जो सीनियर लीडर्स हैं और जो युवा कार्यकर्ता हैं उनके बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा ताकि पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए हैं, उनको अपनी नई टीम बनानी है और नई टीम में जो होगा वो सामंजस्य होगा सीनियर और युवा लीडर्स के बीच में। उसमें कुछ सीनियर नेताओं को भी शामिल किया जाएगा और युवा नेताओं को भी उनकी टीम में शामिल किया जाएगा, जिससे युवा और सीनियर जो अनुभवी जो नेता हैं कि किस तरह अपने कार्यकाल में वो इन चुनौतियों से पार पाते हैं, पवन। और अब आगे बढ़ते हुए विकसित भारत का सपना कैसे होगा अपना, इस पर एबीपी न्यूज के मंच पर देश के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना विजन पेश किया। सुनिए संचार मंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। Good afternoon, everybody. And now with this concluding session of ours, you know, in a conclave that is weaved around the theme of entrepreneurship and young startups, etc., who better to seek an insight from than somebody who's part of the ministry here. But the thing that stands out is that he is a Harvard and a Stanford combination. और मैं ये क्यों कह रही हूँ? कितने मंत्रियों को आप जानते हैं और पिछले कुछ दशकों में जानते होंगे जो ये दो बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं? तो हमें लगा कि you are one of the best people and I hope you don't mind if I say, sir, with your, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मिस्टर सिंधिया के लुक्स डिफाइज एज, फॉरएवर यंग के कैटेगरी में दिखते हैं मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, एंड शायद दैट्स द रीजन व्हाई द यूथ ऑफ अ कंट्री ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स विद हिम. दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट सर. थैंक यू मेघा. एंड ये सारे तो क्वालिफिकेशंस हैं ही, बट आपकी जिस तरीके की आपकी ज़िंदगी रही है कॉलेज के समय से, हमें लगा आज के थीम पर आपसे बेहतर हमें कोई नहीं मिलेगा to speak about. And so, sir, welcoming you on the ABP platform. And I want to begin by this question, which is, आज के थीम के साथ रहते हुए सर, दुनिया की दो बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आप आए हैं. आपके पास यहाँ मंत्री होने का अनुभव भी है. आपने वहाँ की भी दुनिया देखी, आपने यहाँ की भी दुनिया देखी. तो सिंधिया जी, आपसे ये सवाल, क्या अंतर देखते हैं आप? When I speak of entrepreneurship, I speak of startups there and here. तो पहले तो मेघा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने एबीपी के इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया. एबीपी के मंच पे उपस्थित रहना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ. जो आपने प्रश्न पूछा, प्राथमिक तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम ना भूलें कि आज भारत विश्व का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. हम लोग जब अमेरिका की बात होती है, और मैंने वहाँ केवल पढ़ाई नहीं की लेकिन मैंने वहाँ नौकरी भी की है. वेंचर कैपिटल स्पेस का अनुभव रहा है, प्राइवेट इक्विटी स्पेस का अनुभव रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मेरा अनुभव रहा है. उनके एंटरप्रेन्योरल सिस्टम में पहले तो उसका चरित्र बहुत पुराना है. कई 100 वर्षों पुराना एक एंटरप्रेन्योरल सिस्टम का वहाँ अमेरिका का एक चरित्र है. दूसरा, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होने के नाते और ऑलवेज फाइनेंशियल सेक्टर में नवाचार
लाने का एक वैभव होने के नाते एक्सेस टू कैपिटल के बड़े डीप पॉकेट्स वहाँ होते हैं। और थर्ड मैं कहूँगा कि वहाँ नीड वर्सेस सल्यूशन दोनों का समन्वय इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में एक बहुत बड़ा डीप लिंकेज यूनिवर्सिटी के सिस्टम में, एंटरप्रेन्योरल सिस्टम में, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी के सिस्टम में बहुत डीप लिंकेजेस वहाँ हैं। पर ये कहते हुए भी मैं मानता हूँ कि वहाँ का चरित्र अलग है, भारत का चरित्र अलग है। हम में भी अपार संभावना है, अपार क्षमता हैं जो शायद अमेरिका से अलग हों, पर आज के वैश्विक वातावरण में बहुत ही ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे जैसे भारत में स्केल है, हमारी मार्केट की साइज़, हमारी पॉपुलेशन की साइज़ 70% पूरे विश्व की आयु आज भारत में है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड 70%, 140 करोड़ की जनता 35 वर्ष की आयु से कम है। 90 करोड़ जनता की हम बात कर रहे हैं। 90 करोड़ का मतलब क्या है? मुंह से आचरण करना बहुत आसान हो जाता है। 90 करोड़ मतलब कि अमेरिका की करीब करीब 3 गुना ज़्यादा आबादी। संयुक्त यूरोप, ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप को साथ में लेकर संयुक्त यूरोप की डबल आबादी। ये भारत का यूथ बल्ज या डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और थर्ड, हमारी एबिलिटी, सक्सेस बहुत पैमाने में डिफ़ाइन किया जाता है कि अगर आप कोई सल्यूशन बना पाएँ जिसकी वॉल्यूम्स असीम हों, क्योंकि जब स्केल आता है तब आप मार्जिनल कॉस्ट पे ऑपरेट कर पाते हो, और वो हाई वॉल्यूम्स केवल भारत जैसा देश किसी सल्यूशन के लिए दे पाता है। तो ये हमारी जो संभावना है, मैं मानता हूँ कि वर्तमान के वातावरण में जो एक बहुत महत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स को दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया हो, आज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे जब मैं कॉलेज से निकला था कि हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करते थे तो केवल ताइवान में बनती हैं या साउथ कोरिया में बनती हैं। आज भारत में एक फैब नहीं लेकिन 5-5 फैब्स बनने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के, और एक मेरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित हो रहा है असम में। 28,000 करोड़ का निवेश केवल एक क्षेत्र में, एक फैसिलिटी में। तो जो स्केल भारत दे पा रहा है, आप यूपीआई की बात करते हो तो करीब करीब 22 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर मंथ, $4 ट्रिलियन पर ईयर। तो जो स्केल भारत दे पा रहा है, जिसके आधार पर यूपीआई जैसी फैसिलिटी आज विश्वव्यापक हो चुकी है। 12 देशों के साथ हम लोगों का समझौता और करार बन चुका है यूपीआई के एक्सपोर्ट में। और जो लोग आईफल टावर में जाते हैं आज पेरिस में, वहाँ कोई और देश की टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन भारत के यूपीआई के आधार पर ही आपको टिकट मिलता है आईफल टावर में जाने के लिए। तो आज भारत का तिरंगा विश्वव्यापक हो चुका है हमारे सॉल्यूशंस के आधार पर। तो भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की स्केल, भारत की सॉफ्टवेयर की ओपन आर्किटेक्चर जिस पे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ये सारे चीज़ मैं मानता हूँ कि आज भारत हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस नॉट ओनली फॉर इंडिया, बट भारत हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर द वर्ल्ड। आप हार्वर्ड गए, आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। ये लगभग तय था कि आपको राजनीतिक विरासत परिवार की तो संभालनी है, लेकिन फिर आप स्टैनफोर्ड गए, आपने एमबीए किया, आपने वहाँ कुछ कॉर्पोरेट्स में काम करा, कुछ समय के लिए काम किया। अब ये प्रश्न मेरी टीम ने बोला कि आपसे पूछ लूं कि कहीं राजनीति में आने का कोई इनका मन था नहीं, ये कॉर्पोरेट्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, वहीं रहना चाहते थे, ऐसा कुछ है कि यू वर फोर्स्ड टू कम बैक एंड टेक केयर ऑफ द लेगेसी ऑफ योर फैमिली? तो मैं मानता हूं कि एक तो महंगा, मैं पहले ये कहूं कि
और आपके द्वारा मैं हमारे सभी नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी का हर अनुभव आपको ज़िंदगी के किसी समय पर काम आएगा। हर अनुभव, जैसे कि आपके तस्करी में आप तीर डालते हो, भगवान जाने बाण को किस समय में कौन सी तीर की ज़रूरत होगी। हर अनुभव आपकी ज़िंदगी का वो एक एक तीर है, और ज़िंदगी में अनुभवों का संग्रहण करना सबसे ज़रूरी है। मेरा सदैव बचपन से ये सोच विचारधारा थी कि जहाँ विरासत की एक अहम भूमिका रहती है, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं सिंधिया परिवार का वंशज हूँ, जिस परिवार ने इस देश की इतिहास में कई कुर्बानियाँ और बलिदान दी है और इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपना इतिहास अपने हाथों से, अपने चरित्र से लिखना है, और इसलिए सदैव, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, वो अनुभव ग्रहण करने की मेरी कोशिश रही। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरी विचारधारा नहीं थी राजनीति में आने की। 6 साल मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद। मैं मॉर्गन स्टैनली में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, और उसके बाद मैं स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल गया। वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन होता है स्टैनफोर्ड में, तो उस कंपटीशन में मैंने भाग लिया, और भगवान के आशीर्वाद से हमारी टीम के मेहनत के आधार पर हम लोग उस कंपटीशन को जीते, और हम लोग एक स्टार्टअप करने वाले थे। ये जिस समय भारत में BPOs आए थे उससे कई साल पहले थे, और हमारा पूरा प्रोपोजिशन था कि एक हाईटेक वैल्यू एडेड सर्विस, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहा जाता है एक NOC, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, उसका मिरर वैली से, सिलिकॉन वैली से हम लोग भारत में स्थापित किए। तो हम लोग ने CEO को भी हायर कर लिया था, मैं और हमारे 2 पार्टनर्स थे। हम लोग वापस भारत आए ऑफिस स्पेस बेंगलोर में देखने के लिए, और सारी चीज़ हमारी लाइन में थी। पर कभी कभी कुदरत निर्णय लेती है, और उस निर्णय के आधार पर आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और जब 30 सितंबर को वो घटना घटी तो मेरी ज़िंदगी बदली जी। पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मुझे दोबारा पूछें, और बाय द वे मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारा लक्ष्य ज़िंदगी में राजनीति नहीं होना चाहिए, जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। ये इस कई बार ज़िंदगी में लक्ष्य ही राजनीति बन जाता है। वो मेरा लक्ष्य नहीं है, और मुझे ये सौभाग्य मिला है सेवा करने के लिए 23 वर्ष, और मैंने जी और जान लगाई है, और मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा सेवा का रास्ता ज़िंदगी में नहीं है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे वो जिम्मेदारी दी और मुझे वो मौका दिया। सर, ये पॉइंट बड़ा डिबेटेबल हो जाता है कि राजनीति में नहीं है, जनसेवा में है, इलेक्शन तो लड़नी पड़ती है। यहाँ आने के लिए इलेक्शन तो लड़ना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना ही पड़ता है। नहीं, तो मेगा आप समझी नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको इलेक्शन नहीं जीतना है, पर ज़िंदगी में आपका कॉलिंग क्या है। मैं मानता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में एक व्यक्ति के जीवन को भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो फिर वो ज़िंदगी वर्थ लिविंग है। योजनाएं आप लाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं ले जाएं, जो भी आप ले जाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स।
Amazing. And that is for most that, important. we should have a round of applause for the minister. You know, it's a thought coming in. I call him a politician. He won't accept it. But yeah, noble thought there, sir. पर यहाँ बहुत बच्चे बैठे हुए हैं और क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव है तो सर पढ़ाई फिनिश करने के बाद आप मॉर्गन स्टैनले गए, आप मेरिल लिंच में भी आपने काम किया है और हमने जब रिसर्च हम कर रहे थे तो हमें पता चला कि बड़ा बिजनेस प्लान भी बनाया था जिसकी आप अभी उल्लेख कर रहे थे. वी वांट टू नो क्या था ये बिजनेस प्लान, क्या करना चाहते थे. अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, आप कब आपने ये काम शुरू किया है, आपसे सीखना चाहिए. So we were looking at setting up a mirror of a NOC, as I mentioned, network operating center. So where all your servers and your back-end routers are able to supply information, work remotely. To be able to do that from India as opposed to be doing it from the valley itself. So there are huge cost advantages with regard to engineers, software, programmers that we can use in India to be able to program that NOC and maintain that NOC rather than doing it in the valley itself. And had that unfortunate incident not had happened back then, you would have continued to stay in the corporate sector? You think so? I don't know whether I would call it the corporate sector, but yes, I would certainly be looking at entrepreneurship, and I would very much be part of building that enterprise, which is what I already was on the path of doing. You were, of course. I always believed, Megha, you must do something different in life. And my father was very emotional when I got my MBA degree from Stanford because he said, I'm the first generation of the Scindias to get a graduate degree. Yeah, and I didn't do that straight out. I got 6 years of experience of banking before I decided to apply to business school. And when I applied to business school, let me say my parents were not very happy. क्या चाहते थे वो आपसे? नहीं, उनको ये लग रहा था कि अब 4 साल तो बाहर रहा, विदेश में पढ़ाई की, 5 साल नौकरी कर रहा है, अब दोबारा वापस जाना चाहता है. सामान्य तौर पर अगर किसी को स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड में एडमिशन मिले तो फूले ना समाए, हम जाके अपने माता पिता को बताते हैं. पर मैं तो बड़े डर के मैंने उनको फ़ोन किया और वो बड़े व्यस्त रहते थे. तो मैंने कहा बाबा आपको कुछ कहना है, तो बोला कि हाँ बताओ. तो मैंने कहा नहीं मैं दिल्ली आके बताऊंगा, मैं बॉम्बे में काम कर रहा था. दिल्ली क्यों आना है तुमको, तो फ़ोन पे बताओ. नहीं मैं दिल्ली आके बताऊँ. तो बड़े संकोच के, दिस इज आफ्टर आई गॉट माई ऑफर लेटर. ओके. एप्लीकेशन के टाइम में तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने अपना दिमाग बना दिया था कि केवल मैं हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में अप्लाई करूँगा. अगर एडमिशन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं जाऊँगा. ओके. तो जब एडमिशन लेटर आया मुझे, तो फिर मैं दिल्ली आया उनसे मिलने के लिए. तो रात का समय था, तो मैंने बताया. तो 5 मिनट चुपचाप रहे और फिर बोले कि 4 साल तुम रहे हो, 6 साल तुमने नौकरी की, अब दोबारा जाना चाहते हो, तो ठीक है करो जो करना है. तो वही मुझे संकेत हो गया कि भाई अब कैसे, अब मैं इस संकट के में से कैसे निकलूं. तो मेरा लड़का 3-3.5 साल का था, 4 साल का था. हाँ. तो बोले कि ठीक है तुम जाओ, मैं आर्यमन को ही रखता हूँ, तुम चले जाना. मैंने कहा बड़ा संकट है भाई. ये तो ब्लैकमेल था. पर क्या किया? हाउ डिड यू नेगोशिएट आफ्टर दैट? उसका भी केस स्टडी मैं आपको बाद में बताऊंगा. अच्छा, ओके. अब देखिए सर, पढ़ाई आपने की बिजनेस में, आपने कॉर्पोरेट में काम किया, फिर आप राजनीति में आए. ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने बारे में क्या आकलन है, पहला ये सवाल. और दूसरा, आपके नाम से जुड़ी हुई एक कहानी है. आई वाज रीडिंग आप, जरा आप बताएं खुद अपने मुख से कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? About what? About your name. There's a whole story behind your name. Oh, ये about my name. ज्योतिरादित्य सिंधिया Okay. नाम कैसे पड़ा? तो हाँ थोड़ा टंग ट्विस्टर है, क्योंकि प्रोनाउंस करने में बड़ी कठिनाई हो जाती है.
एक्चुअली मेरे माता और पिता की आशा थी मुझे विक्रमादित्य का नाम देने के लिए, और मेरी आजी अम्मा मतलब मेरी दादी हमारे कुल देवता कोल्हापुर ज़िले के हैं, जहाँ मैं अभी परसों होके आया हूँ। ज्योतिबा हमारे देवता हैं, जो हमारा देवस्थान है वहाँ। तो उनकी आशा थी कि मुझे ज्योतिबा नाम दिया जाए। तो दोनों के बीच में बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, फिर कहा कि चलो 50-50 करते हैं, आधा तुम्हारा लेते हैं आधा मेरा लेते हैं। तो ज्योति और आदित्य का ज्योतिरादित्य हो गया। अच्छा, तो आप ज्योतिबा से ज्योति और विक्रमादित्य से आदित्य हो गए। अच्छा, ओके। क्योंकि ये कहानी कहीं तो मैं पढ़ी थी, मुझे लगा आप ही से क्लैरिफाई करूं कि क्या कहानी है। आपके परिवार से एक जुड़ा हुआ बड़ा रहस्य है सर, ये 250 साल पुराना रहस्य है, एक शिवलिंग से जुड़ा हुआ है, और ये कहा जाता है कि ये इसका पानीपत की लड़ाई से कोई लेना देना है। आप राजघराने से आते हैं, ये कहानी पूरी हम रिसर्च कर रहे थे, हमें मिली नहीं पूरी, पर ये शिवलिंग है कहाँ और क्या कनेक्शन है पानीपत की लड़ाई से? ये कहा जाता है, मैं नहीं जानता, पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो मकर संक्रांति के दिवस में लड़ा गया था पठान अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध, और बाजीराव पेशवा के लड़के और उनके भतीजे विश्वासराव उनके लड़के थे, सुदाशिव भाव उनके भतीजे थे। उनके नेतृत्व में संयुक्त मराठा फौज करीब 1 लाख की, 50,000 1 लाख की, और अहमद शाह अब्दाली की 6-8 लाख की फ़ौज थी। 14 जनवरी 1761 ये लड़ाई पानीपत में लड़ी गई, और 1 लाख मराठाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता के लिए। उसमें सिंधिया परिवार के 15 वंशज थे, 16 वंशज थे, और उस लड़ाई में 15 वंशजों की सिर काटे गए, बरछे पे डाल के मराठा सेना के सामने ऐसे फहराए गए। और उस लड़ाई से केवल मेरे पूर्वज महाजी शिंदे बचे थे। लहूलुहान रण के भूमि में उनका पैर कटा हुआ। उस ज़माने में लड़ाई में नियम होती थी कि सूर्यास्त के बाद दोनों तरफ की फ़ौज लड़ाई को समाप्त कर देती थी, और दोनों तरफ के लोग अपने घायल लोगों को उठाने के लिए रणभूमि में आ सकते थे। तो एक भिष्टी ने, जो पानी देता था लड़ाई के समय में, उसने महाजी महाराज को पहचाना ज़मीन पर पैर कटा हुआ, और उनको उठा के ले गए। तो उस पानीपत की लड़ाई से केवल महाजी महाराज बचे, और 10 साल के अंदर 10 फरवरी 1771 उन्होंने दोबारा अपना फ़ौज खड़ा करके अटक, अफ़गानिस्तान से कटक उड़ीसा तक, और गुजरात बहरूच से प्रयागराज इलाहाबाद तक मराठा साम्राज्य खड़ा किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था, लाल किले पर शाह आलम को कैद करके भगवा झंडा फहराने का काम महाजी सिंधिया ने इस देश में किया था। तो देश का एकाकरण अगर किसी ने किया उस समय में तो महाजी शिंदे ने किया था। और कहानी ये है कि सारे सिंधिया परिवार के वंशज में केवल वो बचे, क्योंकि लड़ाई के पहले एक मीटिंग आयोजित की गई थी जहाँ तय किया गया कि जो सिंधिया परिवार का शिवलिंग है वो महाजी महाराज अपने पगड़ी में रखेंगे, और ये पूरे परिवार ने मिलकर तय किया। और ये इत्तेफाक की बात है कि 15 के 15 वीर गति उन्होंने प्राप्त की, और केवल महाजी महाराज बचे। तो ये पुरानी कहानी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।